नमस्कार। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बात करूंगी ब्रिटेन के उच्च सदन लॉर्ड सभा के बारे में। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा बहुत ही प्राचीन और अनोखी संस्था मानी जाती है। अपने नेचर, अपने रोल और रचना में ये एक अद्वितीय संस्था है, अद्वितीय सदन है। वो किस प्रकार से कि कुलीन तंत्रीय है लेकिन लोकतंत्र में अस्तित्व बना हुआ है। इसी तरह से वंशानुगत होने पर अनेकों बार आपत्तियां उठाई गई लेकिन समाप्त नहीं किया जा सका, और शक्तिहीन है लेकिन फिर भी बहुत ही प्रभावशाली और उपयोगी उच्च सदन है ब्रिटेन में है। तो इसलिए ये एक अद्वितीय संस्था है। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत अधिक क्षीण कर दी गई या कम कर दी गई। फिर भी यह अभी तक अस्तित्व में बनी हुई है। इसकी अपनी उपयोगिता है, इसका अपना महत्व है। जहाँ तक हम इसके सदस्य संख्या की बात करें तो सामान्यतः 1000 तक इसकी सदस्य संख्या हो सकती है, और वर्तमान में लगभग 782 सदस्य इसके हैं। और ये एक प्रतिनिधि सदन नहीं है। कुछ सदस्य वंशानुगत हैं, कुछ नियुक्त हैं और कुछ निर्वाचित हैं। और इसके सदस्यों को पीयर या लॉर्ड सभा कहा जाता है। पहले लॉर्ड सभा के सदस्यों की 7 श्रेणियां होती थी। 7 श्रेणियां किस प्रकार से कि कुछ सदस्य राजवंशीय पीयर थे, कुछ वंशानुगत पीयर थे, कुछ स्कॉटलैंड के पीयर थे, कुछ आयरलैंड के पीयर थे, कुछ आजीवन थे, और कुछ धार्मिक लॉर्ड्स थे और कुछ लॉ लॉर्ड्स थे। लेकिन वर्तमान में इसके अब केवल 3 ही सदस्य, 3 श्रेणियां हैं इसके सदस्यों की। एक आजीवन पीयर हैं, एक वंशानुगत पीयर हैं और एक आध्यात्मिक लॉर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में इसके केवल 3 प्रकार के सदस्यों की श्रेणियां हैं। अब हम बात करें लॉर्ड सभा की शक्तियों की, कि जब यह प्रभावहीन है, शक्तिहीन है, फिर भी ये सदस्य ये सदन बना हुआ है, तो इसकी उपयोगिता क्या है ब्रिटेन में, या इसकी क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी विधायी शक्तियों की। और विधायी शक्तियों के संबंध में इससे पहले मैं एक बात ये बताना चाहूँगी कि ये जो श्रेणियां इसकी बनाई गई हैं वर्तमान में, जो 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, इसके साथ साथ थोड़ा सुधार भी इसमें किया गया है कि इसके सदस्यों इसकी रचना के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे पहले महिलाओं को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन अब महिला को भी लॉर्ड सभा का पीयर बनाया जा सकता है, आजीवन पीयर नियुक्त किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों में कोई भेद अब नहीं रह गया है। स्त्री और पुरुष दोनों ही इसके आजीवन पीयर नियुक्त हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पहले ये था कि जो एक बार लॉर्ड सभा का सदस्य नियुक्त हो गया, उसको वो फिर लॉर्ड सभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे सकता, या उसे कॉमन सभा का सदस्य होने का अधिकार नहीं रहता। लेकिन इसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है, और परिवर्तन 1963 के पीयरेज एक्ट के माध्यम से किया गया है कि यदि कोई लॉर्ड सभा का सदस्य, चाहे वो आजीवन पीयर हो या कोई भी हो, यदि वो अपने लॉर्ड सभा के पीयरेज के पद से इस्तीफा दे देता है या उसका परित्याग कर देता है, और उसके बाद यदि वो कॉमन सभा का सदस्य होना चाहता है तो वो हो सकता है। तो ये परिवर्तन इसमें अब किए गए हैं। मैं बात कर रही हूँ इसकी शक्तियों के बारे में। तो पहली शक्ति इसकी विधायी शक्ति की हम बात करें, संसदीय शक्ति की हम बात करें, तो
जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों ने इसे एक गौड़ सदन बना दिया है या इसकी शक्तियां बहुत अधिक कम कर दी हैं। तो वो चीज़ हमें इसकी विधायी शक्तियों में भी दिखाई देती है। और ये हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा भले ही किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती या उसको रद्द नहीं कर सकती, लेकिन उसे रोक अवश्य सकती है एक लंबे समय के लिए। और इस दृष्टि से उसे 1 वर्ष का समय अब दिया गया है कि 1 वर्ष तक वो उस विधेयक पर विचार कर सकती है। और 1 वर्ष तक विचार करने के बाद उसके सुझाव या उसके परामर्श या उसका कोई भी उसमें कोई संशोधन, उसे मानना ना मानना मंत्रिमंडल के ऊपर निर्भर करता है या लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये जो एक वर्ष तक उस पर विचार विमर्श करने की जो स्थिति है, ये स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो सुझाव कितने महत्वपूर्ण हैं या लोक सदन उन सुझावों का सम्मान करता है सामान्यतः। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो अभी भी इस दृष्टि से शक्तिशाली है, भले ही 1911 और 1949 के माध्यम से उसे शक्तिहीन कर दिया गया हो। दूसरी शक्ति की हम बात करें वो है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों की दृष्टि से लॉर्ड सभा बिल्कुल उसके पास कोई शक्ति नहीं है या वो एक शक्तिहीन सदन है। और ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि वो कॉमन्स, जब हम ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो वो एक प्रकार से कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। लॉर्ड सभा के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकते हैं और सदन में उसके उत्तर भी दिए जाते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से उसकी बहुत ही नगण्य सी शक्तियां हैं। तीसरी बात हम करें उसकी न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियों के बारे में 2009 से पूर्व तक लॉर्ड सभा ब्रिटेन का अपीलीय न्यायालय था और अंतिम अपीलीय न्यायालय था। उसके द्वारा जो भी कोई न्यायिक दृष्टि से कोई अपील की जाती थी तो वो लॉर्ड सभा में ही की जाती थी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि इसके जो सदस्यों की श्रेणियां थी 7, उन 7 श्रेणियों में एक श्रेणी थी लॉ लॉर्ड्स की। तो ये लॉ लॉर्ड्स यानी 9 लॉ लॉर्ड्स लॉर्ड सभा के न्यायालय के रूप में कार्य करते थे, ब्रिटेन के न्यायालय के रूप में कार्य करते थे और लॉर्ड चांसलर उस समय उसकी अध्यक्षता करता था। लेकिन 2009 के बाद इसमें परिवर्तन आ गया। 2009 के बाद परिवर्तन ये आया कि ब्रिटेन में 2009 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई है और उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दिए जाने के बाद इसके जो 9 न्यायिक लॉर्ड्स के द्वारा जो कार्य किया जाता था वो शक्तियां अब उच्चतम न्यायालय को हस्तांतरित कर दी गई हैं। और लॉर्ड सभा को इस दृष्टि से जो अधिकार प्राप्त थे, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो अधिकार प्राप्त थे, वो अधिकार भी अब पूरी तरह से उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। और लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। तो इस प्रकार से न्यायिक दृष्टि से इसे जो शक्तियां प्राप्त थी वो अब, क्योंकि वहां उच्चतम न्यायालय स्थापित हो गया, तो इसलिए उस दृष्टि से भी अब ये शक्तिहीन हो गया है। अगली बात या अगली शक्ति की हम बात करें, पुनर्विचार संबंधी शक्ति। पुनर्विचार संबंधी शक्ति यानी जैसे उसको ये अधिकार है कि वो 1 वर्ष तक किसी विधेयक पर विचार कर सकती है। और इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विधेयक को व्यावहारिक बनाने के लिए लॉर्ड सभा
एक सहायक सदन के रूप में काम करती है। वह विधेयकों पर पुनर्विचार करती है और कॉमन सभा यदि जल्दबाजी में या आवेश में आकर के किसी विधेयक को पारित कर देती है तो लॉर्ड सभा उस पर शांतिपूर्वक विचार करके और अपना परामर्श देती है और उसके परामर्श को वहाँ सम्मान दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा उन विधेयकों में कुछ देरी करके उसे उन पर शांति से विचार करने के लिए विवश करती है। अगली शक्ति की हम बात करें, विचार विमर्शात्मक शक्ति। विमर्शात्मक किस दृष्टि से कि लॉर्ड सभा के बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्व का एकमात्र ऐसा सदन है जहां पर स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श होता है या स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने वाली एक प्रतिष्ठित सभा है। और ये कॉमन सभा के मार्ग में स्थायी रूप से बाधा प्रस्तुत नहीं करती है, लेकिन सरकार और समाज दोनों को ये सचेत अवश्य करती है अपने विचार विमर्श के माध्यम से। इसी प्रकार से ये एक संवैधानिक संरक्षक की भूमिका निभाती है लॉर्ड सभा। संवैधानिक संरक्षक की भूमिका इस रूप में कही जा सकती है कि वो सरकार को संयमी और नीतियों को संतुलित बनाने के लिए प्रेरित करती है, सरकार की निरंकुशता पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाती है। भले ही उसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव या परामर्श या सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि अंतिम निर्णायक की भूमिका नहीं निभाती है लॉर्ड सभा, फिर भी उसके निर्णयों पर पुनर्विचार अवश्य किया जाता है या उसे पुनर्विचार करने के लिए वो विवश अवश्य करती है। और यदि कोई विवाद है दोनों सदनों में तो वो जनता को सूचित कर सकती है, अपने विवादों को प्रकाशित कर सकती है, सरकार की नीतियों को सार्वजनिक कर सकती है, सार्वजनिक विवाद का विषय बना सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाती है। अगली बात हम कहें कि लॉर्ड सभा एक सहायक संस्था की भूमिका निभाती है। सहायक संस्था यानी कॉमन सभा की सहायक संस्था। वर्तमान में लोक कल्याणकारी स्वरूप अपना लिए जाने के कारण विश्व में हर देश के सामने कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक विस्तृत हो गया है और उस दृष्टि से ब्रिटेन भी अछूता नहीं है। लोक कल्याणकारी स्वरूप ने कानून निर्माण के कार्य को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है और इस रूप में लॉर्ड सभा कॉमन सभा के कार्यों में हाथ बटाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम ये कहें कि ऐसे विधेयक जिन पर कोई विवाद नहीं है, दोनों सदनों में एक सामान्य सहमति है, तो वो पहले लॉर्ड सभा में पेश कर दिए जाते हैं और वहां से पारित होने के बाद कॉमन सभा उन्हें स्वीकार कर लेती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे सामान्य विषय जिनमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, वहाँ कॉमन सभा को विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं रहती और वो बहुत ही सामान्य तरीके से पारित कर दिए जाते हैं। इसी तरह लॉर्ड सभा के बारे में कहा जाता है कि वो विद्वता का भंडार है। विद्वता का भंडार किस प्रकार से कि लॉर्ड सभा की रचना ऐसे लोगों के द्वारा की जाती है जैसे वयोवृद्ध राजनेता हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री या मंत्री या सेवानिवृत्त गवर्नर जनरल हैं, विधिवेत्ता हैं, धर्मज्ञानी हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, वित्त विशेषज्ञ हैं, उद्योगपति हैं, जिन्हें अपने जीवन में एक लंबा अनुभव रहा होता है। ऐसे लोगों के द्वारा लॉर्ड सभा की रचना की जाती है। तो ऐसे वयोवृद्ध व्यक्तियों को जब आजीवन पीयर नियुक्त किया जाता है लॉर्ड सभा में, तो ऐसे उन सदस्यों के विचार बहुत ही स्पष्ट, सजीव और उच्च स्तर के होते हैं। और ये कहा जाता है कि ऐसे वयोवृद्ध और अनुभवी लोगों की सेवाएं राष्ट्र को उपलब्ध करवाती है लॉर्ड सभा। राष्ट्र को उन लोगों की सेवाएं प्राप्त होती हैं जो किसी न किसी अपने क्षेत्र विशेष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके होते हैं। तो
इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भले ही यह एक कमजोर और शक्तिहीन सदन के रूप में है, फिर भी लॉर्ड सभा की अपनी एक महत्ता है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इस वजह से ये आज तक ब्रिटेन में बना हुआ है। और ये भी कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा के सदस्य इसी कारण बहुत अधिक निर्भयतापूर्वक विचार कर लेते हैं कि उन पर किसी प्रकार का कोई अन्यत्र इधर उधर से किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता, और एक शांतपूर्ण वातावरण में वो कार्य करते हैं और लोक सदन या मंत्रिमंडल की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसी कारण से लॉर्ड सभा एक उपयोगी संस्था भी बनी हुई है। धन्यवाद।